नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और ये जो सॉल्यूशन यहाँ पर होगा ये क्लास क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 का है, जिसका नाम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेकेड आई। तो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग एक-एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में कहा गया वेरियस पार्ट ऑफ द सेल आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सेल के पार्ट्स दिए हैं जैसे न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल और न्यूक्लियोइड। राइट देम इन अप्रोप्रिएट प्लेस इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब देखिए पहले तो दिया है एनिमल सेल में कौन सा होता है, केवल प्लांट सेल में कौन सा होगा, और ये है बैक्टीरियल सेल में कौन सा होगा, ये वाला। और बीच में जो दिया गया है वो ऑल थ्री सेल्स दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप न्यूक्लियस देखेंगे, सबसे पहला न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस आप देखेंगे तो ये आपको प्लांट सेल में भी मिलेगा और एनिमल सेल में भी मिलेगा। साइटोप्लाज्म जो होगा वो सभी सेल में होगा, तो यहाँ पे आप चाहें तो साइटोप्लाज्म पुट कर सकते हैं। ठीक है, ओनली इन एनिमल सेल अगर देखा जाएगा तो अभी हम लोग फिलहाल आगे देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन की बात करी जाएगी तो सेल मेम्ब्रेन भी सभी सेल्स में होता है, तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन आ जाएगा। ठीक, इसके बाद सेल वॉल अगर देखा जाए तो सेल वॉल कहाँ आपको मिलेगा, तो सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में होता है और साथ ही साथ बैक्टीरियल सेल में भी होता है। तो बैक्टीरियल सेल और प्लांट सेल में होगा तो इसमें नहीं लगा सकते। ठीक है, वैसे आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करी जाएगी तो क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो किस में होगा, केवल प्लांट सेल में होगा। क्लोरोप्लास्ट ये केवल किस में होता है, प्लांट सेल में होता है। न्यूक्लियस किस में होता है, प्लांट प्लस एनिमल सेल में होता है। साइटोप्लाज्म सभी में होता है तो ऑल सेल्स में होगा। सेल वॉल अगर आप देखेंगे तो ये प्लांट सेल में होता है और साथ ही साथ बैक्टीरियल सेल में होता है। न्यूक्लियोइड की बात करी जाएगी तो न्यूक्लियोइड किस में होता है, केवल और केवल बैक्टीरियल सेल में होता है, तो यहाँ पर आप न्यूक्लियोइड लिख सकते हैं। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन की बात अगर करें तो ये सभी सेल्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अनादि टुक टू टेस्ट ट्यूब्स एंड मार्क्ड देम ए एंड बी। दो टेस्ट ट्यूब देखे लिए हैं, पहले ए मार्क किया, दूसरे को बी मार्क किया है। शी पुट 2 स्पूनफुल्स ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब। दोनों टेस्ट ट्यूब में उसने क्या किया है, शुगर का सॉल्यूशन पुट किया। इन टेस्ट ट्यूब बी शी एडेड अ स्पूनफुल ऑफ ईस्ट। अब टेस्ट ट्यूब बी में उसने क्या कर दिया, ईस्ट भी ऐड कर दिया, मतलब शुगर के साथ में क्या आ गया, ईस्ट भी आ गया। ठीक है, तो शुगर प्लस ईस्ट यहाँ पे बन गया। अब क्या पूछा गया है, देन शी अटैच टू इनकम्प्लीटली, फिर यहाँ पे दोनों में बलून लगा दिया। पहले दोनों के दोनों जो बलून थे वो फूले हुए नहीं थे, लेकिन आपने क्या देखा कि बाद में जो बी वाला था उसमें जो बलून था वो फूल गया। शी केप्ट द सेटअप इन वार्म प्लेस अवे फ्रॉम द सनलाइट, और उसने सेटअप को थोड़ी सी गर्म जगह पे रखा और सनलाइट से दूर रखा। वॉट डू यू प्रिडिक्ट आफ्टर 3 to 4 आवर, तो 3 to 4 आवर पे क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। शी ऑब्जर्व दैट द बैलून अटैच टू टेस्ट ट्यूब बी वॉज इन्फ्लेटेड, तो देखिए ये वाला बी वाला फूल गया, ये देखा। वॉट कैन बी द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, अब ये किस वजह से हुआ होगा। देखिए यीस्ट जो है जब एक ग्लूकोज के साथ एक्ट करेगा तो क्या होगी, एक गैस रिलीज होगी। कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिलीज स्टार्ट हो जाएगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से फूल गया। वाटर इवेपोरेटेड इन टेस्ट ट्यूब बी एंड फिल्ड द बलून विद वाटर वेपर, गलत है। वार्म एटमॉस्फेयर भी गलत है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ईस्ट प्रोड्यूसेस अ गैस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बी विच इन्फ्लेटेड द बलून। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इसी का देखिए, शी टुक अनदर टेस्ट ट्यूब 1/4 फिल्ड विद लाइम वाटर, 1/4 जो है उसको लाइम वाटर से फिल कर दिया टेस्ट ट्यूब में। शी रिमूव द बलून फ्रॉम टेस्ट ट्यूब बी इन सच अ मैनर दैट गैस इनसाइड द बलून डिड नॉट एस्केप, मतलब टेस्ट ट्यूब बी वाला जो था, ये वाला जो जो फूल गया था, इससे बलून को हटा दिया और कुछ इस तरीके से हटाया है कि जो अंदर गैस है कार्बन डाइऑक्साइड वो निकली नहीं बाहर। ठीक, अब क्या कहा गया, शी अटैच द बैलून टू द टेस्ट ट्यूब विद लाइम वाटर एंड शुक इट वेल। उसके बाद क्या किया, जो जो बलून है, जो बलून के अंदर जो गैस आ ही चुकी है कार्बन डाइऑक्साइड, अब इस बलून को क्या कर रहा है वो पर्सन, लाइम वाटर वाले जो टेस्ट ट्यूब था उसमें लगा दे रहा है। तो देखिए लाइम वाटर जो है वो किसके साथ मिक्स हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिक्स हो जाएगा। ठीक, व्हाट डू यू थिंक शी वांट्स टू फाइंड आउट, अभी क्या पता करना चाह रही है, तो देखिए ये मेनली पता करना चाह रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को चेक करना चाह रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को चेक करना चाह रही है, क्यों, कैसे पता चला, तो इसलिए पता चला क्योंकि लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता है
तो क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसका जो कलर होता है वो व्हाइट होता है, तो मिल्की अपीयरेंस आ जाता है। कैसा अपीयरेंस आ जाएगा, मिल्की अपीयरेंस आ जाएगा, मिल्कीनेस आ जाएगी। और मिल्कीनेस आ रही है इसका मतलब जो हमारे पास गैस थी उस बलून में वो कार्बन डाइऑक्साइड थी, तो प्रेजेंस को हम लोग ने चेक कर लिया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया, फार्मर वाज प्लांटिंग व्हीट क्रॉप्स इन हिज फील्ड। तो व्हीट का पेड़, कोई पर्सन है, कोई फार्मर है, वो लगा रहा है। ही एडेड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर टू द सॉइल टू गेट अ गुड यील्ड ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर उसने यूज किया। इन दी नेबरिंग फील्ड अनदर फार्मर वाज ग्रोइंग बीन क्रॉप्स। तो दूसरे फील्ड में दूसरा फार्मर क्या कर रहा था, बीन के खेत क्रॉप लगा रहा था। बट शी प्रेफर्ड नॉट टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू गेट हेल्दी क्रॉप। लेकिन उसने क्या है कि नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर को ऐड नहीं किया। ठीक, कैन यू थिंक ऑफ द रीजन, तो उसने क्यों नहीं किया होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, वीट जो है, वीट को जब लगा रहा था तो वीट में नाइट्रोजन की जरूरत होती है, इट रिक्वायर्स नाइट्रोजन। लेकिन बीन जो होता है, बीन में नाइट्रोजन ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बीन में एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहते हैं राइजोबियम। कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है इनकी जड़ों में, इनके रूट्स में। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन क्रिएट करता है या नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ठीक है, मतलब जो एयर में नाइट्रोजन है उसको कहाँ लेके पहुंच जाता है, रूट्स तक पहुंच जाता है लेके, मतलब कुछ इस तरीके से कंपाउंड क्रिएट करता है कि वो नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो रूट के थ्रू पूरे प्लांट में चली जाती है और सॉइल में भी पहुंच जाती है। तो इस वजह से जो सॉइल जहाँ पर बीन लगाया गया वहां पर नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। स्नेहल डग टू पिट्स ए एंड बी इन हर गार्डन। तो मान लीजिए स्नेहल है और उसने दो गड्ढे खोदे, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है, अपने गार्डन में। शी पुट फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स एंड मिक्सड इट विद ड्राइड लीव्स। तो पिट ए में उसने क्या किया, जो घर में वो सब निकलता था, फ्रूट निकलते थे, वेजिटेबल के पील्स मतलब छिलके के जो निकलते थे, उसको इसने क्या किया, मिक्स किया। और ड्राइड लीव्स मतलब ड्राइड लीव्स के साथ, सूखी पत्तियों के साथ इसने मिक्स करके सब ए में डाल दिया। बी में क्या किया गया है, शी डम्प द सेम काइंड ऑफ वेस्ट विदाउट मिक्सिंग इट विद ड्राइड लीव्स। अब देखिए, बी में दूसरा काम किया गया कि काम तो मतलब उसी तरीके का ही है, बस इसमें एक चीज ये करी गई है कि ड्राइड जो सूखी हुई पत्तियां थी बी में नहीं डाली गई हैं, बाकी सब कुछ डाला गया, बस सूखी हुई पत्तियां नहीं डाली गई। अब क्या है, पूछा गया है, शी कवर्ड बोथ द पिट्स विद सॉइल। दोनों ही पिट्स को उसने सॉइल से कवर कर दिया और 3 हफ्ते बाद फिर उसको चेक किया। वॉट इज शी ट्राइंग टू टेस्ट, तो क्या टेस्ट करना चाह रही है ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक, तो देखिए, ये टेस्ट मेनली ये करना चाह रही है कि जब ड्राई लीव्स को मिक्स किया जाएगा, क्या होगा, व्हेन ड्राई लीव्स आर मिक्स्ड। ठीक, तो डिकम्पोजिशन रेट जो होता है या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन रेट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज किस तरीके से हो रहा है, यही ये टेस्ट करना चाह रही है कि पिट ए में आप देखेंगे तो फास्टर डिकम्पोजिशन होगा और वहां पे मैन्योर बहुत जल्दी बन जाएगा, और पिट बी में जो है यहाँ पर स्लो डिकम्पोजिशन होगा। मतलब जो इसके अंदर पत्तियां वो डाली गई थी, पील्स डाली गई थी, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होंगी। ठीक है, तो इससे एक और चीज पता चलती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वही तो डिकम्पोजिशन करते हैं, तो उनको प्रॉपर कंडीशन चाहिए होती है। ठीक है, और लीव्स जो थी वो क्या कर रही थी, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही थी, एरिएशन मतलब एयर प्रोवाइड कर रही थी, कहीं ना कहीं गैप क्रिएट कर दिया था तो एयर आसानी से आ पा रही थी, तो ज्यादा अच्छे से डिकम्पोजिशन ए वाले उसमें हो पा रहा था। तो ड्राई लीव्स क्या करती है, डिकम्पोजिशन रेट को इंक्रीज कर देती है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखेंगे, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, यहाँ पर अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे पहला दिया गया, आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ इन्वायरमेंट एंड इनसाइड योर गट। ठीक है, तो हम लोग के गट में भी रहता है और साथ ही साथ इन्वायरमेंट में भी रहता है। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है, बैक्टीरिया है ये। क्या है ये, बैक्टीरिया है ये। अगला दिया गया, आई मेक ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड फ्लफी। तो केक और ब्रेड को क्या कर देता है, सॉफ्ट बना देता है और फ्लफी बना देता है। तो ये कौन है, तो ये यीस्ट है। कौन है, ये यीस्ट है। थर्ड में कहा गया, आई लिव इन रूट्स ऑफ पल्स क्रॉप्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ।
ठीक है? तो रूट क्रॉप के मतलब रूट में रहता है, पल्स के जो अभी हमने बीन का एग्ज़ाम्पल देखा था और बाकी भी जो पल्सेस होती हैं, उसके रूट्स में रहता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज़्म और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो ये कौन-सा बैक्टीरिया है? तो ये भी बैक्टीरिया है, लेकिन ये कहलाएगा राइज़ोबियम बैक्टीरिया, ठीक है? तो इसको आप चाहे तो राइज़ोबियम ही केवल लिख सकते हैं। अगले में कहा गया डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट। अब आपको क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करना है टू टेस्ट दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड ऑप्टिमल टेम्परेचर, एयर एंड मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए एक फिक्स्ड टेम्परेचर, एक अच्छा टेम्परेचर चाहिए होता है, एयर की रिक्वायरमेंट होती है, मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है। ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आप क्या कर सकते हैं, 3 फूड के सैंपल्स ले लीजिए। एक ए हो गया, दूसरा बी हो गया और तीसरा क्या हो गया, सी हो गया। ठीक। पहले को आप क्या करिए, वार्म और मॉइस्ट टेम्परेचर पे रखिए। मतलब वहाँ का जो कंडीशन होगी वो गर्म होगी और कहीं न कहीं मॉइस्चर भी प्रेज़ेंट होगा। दूसरे को आप क्या करिए, कोल्ड में रखिए, बहुत ठंडक में फ्रिज में रख दीजिए। और तीसरे में आप क्या करिए, बिल्कुल गर्मी में सूखे में रख दिए, बिल्कुल वाटर ना प्रेज़ेंट हो और गर्मी बहुत ज़्यादा हो। ठीक? तीनों में आप क्या करिए, ग्रोथ को ऑब्ज़र्व करिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो ए, बी और सी, जब तीनों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखा गया है, ये कंडीशंस प्रोवाइड करी गई, तो तीनों में से किस केस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से लाएंगे, तो जो दही बनता है, दही को भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, या ब्रेड अगर आप देखेंगे, ब्रेड को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोल्ड्स आ जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको यूज किया जा सकता है। तो आप क्या देखेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो वार्म और मॉइस्ट जो आप कंडीशन प्रोवाइड करेंगे उसमें सबसे तेजी से ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ सबसे फास्टेस्ट होगी। तो यहाँ पे ग्रोथ क्या आप देखेंगे, फास्टेस्ट देखेंगे। और इस तरीके से एक्सपेरिमेंट हो जाएगा जो ये प्रूफ करेगा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और ऑप्टिमल टेम्परेचर, एयर और मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए। ठीक। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसको हटा दे पहले। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, टेक 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड। देखिए 2 स्लाइस ली गई हैं ब्रेड की। प्लेस 1 स्लाइस इन प्लेट नियर द सिंक, और एक को सिंक के पास रखा गया है। सिंक वो होता है जहां से पानी निकलता है, आपने देखा होगा जिसमें बर्तन वर्तन माजे आते हैं, वो है सिंक। ठीक है, नल होता है उसमें एक ठो। इसमें कहा गया प्लेस द अदर स्लाइस इन रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो मॉइस्ट टेम्परेचर होगा, नमी होगी यहाँ पे। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा कोल्ड एंड ड्राई होगा। ठीक है। कंपेयर आफ्टर 3 days, नाउ नोट योर ऑब्जर्वेशन, गिव रीजंस फॉर योर ऑब्जर्वेशन। तो आपको देखना है कि किस केस में, जो ब्रेड के किस केस में फंगस तेजी से ग्रो किया। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जो ब्रेड यहाँ पे रखा होगा सिंक के पास में, वहां पे फंगस की जो ग्रोथ होगी, ठीक है, वो बहुत ही फास्ट होगी। और क्यों फास्ट होगी, क्योंकि वहां पर उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिल जाएगा, पर्टिकुलर कंडीशन मिल जाएंगी, एटमॉस्फेरिक कंडीशन मिल जाएगी, जिससे वो ग्रो कर सकता है। लेकिन फ्रिज में अगर रखा जाएगा तो वहां पर फंगस का ग्रोथ नहीं होगा, या ना के बराबर होगा, या बहुत ही कम होगा। ठीक है। अब इसमें क्या पता चला, इससे पता चला कि फंगस को हाई टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड होता है, और साथ ही साथ मॉइस्ट वेदर, या मॉइस्ट कह सकते हैं, क्लाइमेट वेदर रिक्वायरमेंट होती है। मतलब मॉइस्ट कंडीशंस होनी चाहिए उसके आसपास की। और अगर कहीं पे कोल्ड है तो वहां पर फंगस का ग्रोथ नहीं हो सकता है। तो ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट व्हेन कर्ड इज लेफ्ट आउट फॉर अ डे। देखिए दही को क्या किया गया, पूरे दिन भर के लिए बाहर रख दिया गया। इट बिकम्स मोर सार, वो देखा गया ज्यादा खट्टी हो गई। व्हाट कैन बी द टू पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। देखिए ज्यादा खट्टी हो रही है, और खट्टे होने का मतलब ये है कि उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ ज्यादा हो रहा है। अब देखिए बाहर रखा गया, इसका मतलब जो टेम्परेचर मिला उसको कैसा मिला होगा, वार्म मिला होगा। अगर फ्रिज में रखा था तो उतनी खट्टी ना होती, एक नॉर्मल खट्टापन उसमें रहता। ठीक है। और जो बैक्टीरिया ग्रो कर गया वो ज्यादा था, और कौन सा बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है। तो वार्म क्लाइमेट में, या वार्म एटमॉस्फेयर में, या वार्म कंडीशंस में जो लैक्टोबैसिलस होता है, इसका ग्रोथ क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। जिसकी वजह से इस केस में, जिसमें आपने देखा था कि कर्ड को बाहर रखा गया तो ज्यादा खट्टा हो गया, ड्यू टू मोर फॉर्मेशन ऑफ लैक्टोबैसिलस। ठीक है। तो ज्यादा लैक्टिक एसिड यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। ठीक है। लैक्टोबैसिलस क्या करेगा, लैक्टिक एसिड का मोर प्रोडक्शन यहाँ पर करेगा। ठीक है। तो ये लैक्टोज को क्या करता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है लैक्टोबैसिलस।
इस वजह से अब क्योंकि एसिड है, एसिड खट्टा होता है तो ये भी जो है आपका कर्ड जो होगा वो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, अगर उसको बाहर रखा गया है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th देखते हैं। ठीक है, इसमें केवल इतना ही था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, पहले इसको हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया, ऑब्जर्व ऑब्जर्व द सेटअप गिवन इन फिगर 2.15। तो देखिए आपको एक सेटअप दिया गया है, इसको आप ऑब्जर्व करिए। इसमें देखिए हो क्या रहा है, वार्म शुगर सॉल्यूशन डाला गया है यहाँ पे और साथ ही साथ ईस्ट डाला गया है। अब आपको पता है जब शुगर और ईस्ट कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे एक गैस निकलेगी, जिसको कौन सी गैस कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहेंगे। अब ये ऊपर आके फिर इस ट्यूब से कहाँ पहुंच जाएगी, लाइम वाटर में पहुंच जाएगी। अब लाइम वाटर क्या होता है, आपने देखा था जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में डाला गया था तो लाइम वाटर कैसा हो गया था, मिल्की हो गया था, व्हाइटिश हो गया था, मिल्की हो गया था। किसके फॉर्मेशन की वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसके फॉर्मेशन की वजह से वो मिल्की हो गया था। व्हाट हैपेंस टू द शुगर सॉल्यूशन इन फ्लास्क ए। अब फ्लास्क ए जो है इसमें शुगर सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फर्मेंटेशन होगा इसमें, और फर्मेंटेशन के साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। तो क्या होगा यहाँ पे, फर्मेंटेशन हो जाएगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, और जो गैस रिलीज होगी वो कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक, अगला क्या दिया गया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन टेस्ट ट्यूब बी आफ्टर 4 आवर्स। तो टेस्ट ट्यूब बी में 4 घंटे बाद आप क्या देखेंगे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो लाइम वाटर जो है, पहले लाइम वाटर था, अब उसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। किसकी वजह से मिल्की हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से। व्हाट वुड हैपन इफ ईस्ट वाज नॉट एडेड इन फ्लास्क ए। अब देखिए अगर ईस्ट को ऐड ना किया था फ्लास्क ए में तो यहाँ पर गैस का फॉर्मेशन ना होता, तो नो गैस फॉर्म्ड। ठीक है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही थी फर्मेंटेशन के बाद, वो गैस अब फॉर्म ना होती, तो फर्मेंटेशन भी ना होता और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी फॉर्म ना होती। तो इस तरीके से ये 9 क्वेश्चंस थे जो इस चैप्टर में थे। इसके अलावा हम लोग ने एमसीक्यूज नोट्स सब पहले से ही प्लेलिस्ट में लगाए हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।